धन्यवाद मनोज भाई। जी। देखिए, हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि यूनुस तो इसकी जो हुकूमत है 200 करोड़ टका खर्च की कि यूनुस के ओरिजिनली कोई सपोर्टर है नहीं। मैं जो कहता रहा कि बांग्लादेश में 18 करोड़ भी, ये कह सकता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जो उसके पास जी। जो फाइल गए, जी। ग्रामीण अमेरिका की क्लिंटन फाउंडेशन के सब सामने आ गया। तो हमारे लिए खुशखबरी है कि ये जो बांग्लादेश के आपने जो जी। अनुज माथुर साहब एक बार मेरे साथ मौजूद हैं। अनुज माथुर साहब के पास मैं चलूंगा। अनुज जी, क्या देखते हैं आप बांग्लादेश में जिस तरीके से लगातार घटनाक्रम घट रहे हैं? अब बांग्लादेश में डेविल हंट की भी चर्चा होने लगी है कि आखिर कौन इसका जिम्मेदार है। शैतान बताकर लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। सेना के तमाम लोग, स्थानीय जो पुलिस के लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। उनके परिवार के लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन लोगों को जिन लोगों ने जिस वक्त शेख हसीना जब ये घटनाक्रम हुआ था उस वक्त उन तमाम लोगों को चिन्हित कर कर वो जमात के लोग, वो छात्र जो सड़कों पर हंगामा काट रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, शैतानी हरकत कर रहे थे, उन उन पुलिस वालों ने जिन लोगों को परेशान किया, अब उनको परेशान करने की कोशिश डेविल हंट ऑपरेशन के जरिए। हाँ मनोज, देखिए बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला है। अगर आप चाहेंगे एक एक फ्रेज में इसको अगर मैं करना कहना चाहूं तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिटिकल विच हंट है। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ये इसमें देखिए ऑपरेशन डेविल हंट इन्होंने बताने का प्रयास किया शोएब साहब ने। ऑपरेशन डेविल हंट किसके खिलाफ किया गया है? आप किसको डेविल मान करके डेविल हंट चला रहे हैं? वो व्यक्ति जो कि आपके अनुसार देश की स्थिरता का खतरा बना हुआ है। अब आप इस डेविल हंट जहां से शुरू हुआ उसकी शुरुआत देखेंगे कि किसके खिलाफ किया गया है ये डेविल हंट। ये वो छात्र जो कि आपके देश के संस्थापक के घर पर हमला करके उसको तोड़ने जा रहे थे। ऑपरेशन बुलडोजर जिन्होंने गाजीपुर में अनाउंस किया, उस ऑपरेशन बुलडोजर को सोशल मीडिया के ऊपर बढ़ा चढ़ा करके उन्होंने फैलाया। और जब उस बुलडोजर अभियान का विरोध हुआ तो उसमें आपसी झड़प में कुछ लोगों को लगी ना लगी वो देखने की बात है। उससे उसके बाद आपने एक ऐसा जबरदस्त विच हंट चालू कर दिया जिससे कि आपने तमाम ऑपोजिशन लीडर्स को, तमाम अवामी लीग से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। आप ये जो 13,000 गिरफ्तार हुए हैं आपके अनुसार, उनको देखिए एक बार लिस्ट उठा करके, आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि ये चीज क्या है। ये ऑपरेशन डेविल हंट उस दिन किया जाना चाहिए था जिस दिन पहली बार छात्रों ने आकर के और देश के सिस्टम के खिलाफ और जाकर के माइनॉरिटीज के ऊपर हमले करना शुरू किया, देश की संपत्ति को तबाह बर्बाद करना शुरू किया। वो लोग हैं जो कि देश की स्थिरता को भंग कर रहे हैं, ना कि एक पॉलिटिकल लीडर जो कि खुद अपने आप को बचाता हुआ फिर रहा है। क्योंकि आपने अवामी लीग के तमाम लीडरों को ऑलरेडी या तो गिरफ्तार कर लिया है या अंदर छुप करके रहने के लिए मजबूर कर दिया है। मनोज, देखिए इसमें क्या होता है कि आज परिस्थिति इस प्रकार की है कि मोहम्मद यूनुस को खतरा लग रहा है कि उनकी जो कुर्सी है वो बाकायदा खतरे में आ गई है। जिन लोगों की वजह से वो वहां पर आकर के बैठे हैं वो लोग उनके खिलाफ होने जा रहे हैं। इसमें भी एक्चुअली इसके अंदर भी कोई चाल हो सकती है, उसको बाद में हम देखेंगे। और वो जो छात्र लीडर छोड़ के जा रहे हैं उनको। तो मेरे को ये लगता है कि ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट है मोहम्मद यूनुस के द्वारा कि वो किसी ना किसी प्रकार से देश की हर फोर्स को, आप देखें इस डेविल हंट में कौन कौन शामिल है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बॉर्डर गार्ड, पुलिस, ये तो इतनी सारी फोर्सेस तो किसी दूसरे देश के साथ युद्ध करने में नहीं लगती हैं। और आपने जो ऐसे मासूम नागरिकों को, मासूम नहीं भी है चलिए मान लीजिए एक बार के लिए, तो ऐसे आपने देश के नागरिकों को गिरफ्तार करने के लिए आपने पूरे देश की सारी ताकत उसमें झोंक दी। इसमें कोई आपको अजीब नहीं नजर आ रहा मनोज? ये जी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मोहम्मद यूनुस की बहुत बड़ी कमजोरी को दिखाता है। और मैं मनोज, ये एक आउटरेजियस स्टेटमेंट है, ये बताना चाहता हूं कि जी। मोहम्मद यूनुस के दिन गिने चुने रह गए हैं और वो निश्चित रूप से अपदस्थ किए जाएंगे। हो सकता है
एक, ये वही 74-77 वाला समय आ गया है जब 3 महीने में 3 कूच हुए थे, वही यहाँ होने वाला है। एक अपदस्थ हुआ लीडर जुलाई 24 में, और ये कुछ ही समय में मुझे लगता है मोहम्मद यूनुस का कुछ ही समय में मुझे लगता है, और इसकी आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस का भी तख्ता पलट हो जाएगा। संजीव श्रीवास्तव विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, अगर बांग्लादेश में कोई डेविल है तो वो रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंक परस्त ताकतें हैं। और यदि कोई अभियान चलाया जाना था, जैसा कि माथुर साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं, कि अगर ये कभी अभियान चलाया जाना था तो वो डे 1 से करना चाहिए था और रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंक परस्त ताकतों के खिलाफ करना चाहिए था। लेकिन जो बांग्लादेश के जो अवामी लीग, जो वहां की एक बड़ी पार्टी है, और बांग्लादेश के निर्माण में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हो, शेख हसीना ने बांग्लादेश के उत्थान और विकास में जो भूमिका निभाई, जो अवामी लीग का एक बड़ा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसने जो कंट्रीब्यूशन किया है, जाहिर है कि उन सबको एक नकारने की जो कोशिश है, उसके ऊपर एक क्रैक डाउन करने की जो कोशिश के तहत, साजिश के तहत ये ऑपरेशन डेविल हंट चलाया जा रहा है। और इसके माध्यम से अवामी लीग के समर्थकों को परसिक्यूट करने की जो है वो साजिश चल रही है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और जाहिर है कि यदि और ये जो पूरी जो कवायद है जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो कट्टरपंथियों के इशारों पर कर रही है, ये उन्हीं ताकतों के इशारों पर कर रही है कि जिन्होंने एक छात्र आंदोलन की आड़ में बांग्लादेश के लोकतंत्र के भविष्य को बिल्कुल अंधकारमय बना दिया है। और इसमें विदेशी एजेंसीज भी शामिल है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, जिसका कि अभी एक डेलीगेशन भी गया था, जो जगह जगह जाकर के उनको विजिट भी कराई गई। और अब ये मोहम्मद यूनुस की सरकार जिस तरीके से पाकिस्तानी हुक्मरानों से मिलती है, जाहिर है कि उनकी जो पूरी मंशा है वो बांग्लादेश के भविष्य को उसी तरीके का बना देने की है जैसा कि पाकिस्तान का है। और ये एक गहरी साजिश है, एक बहुत ही गहरी साजिश है। और जाहिर है कि ये जो सरकार मोहम्मद यूनुस की सरकार है, इसका ये गैर निर्वाचित सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन इसका जो मुख्य कार्य था कि बांग्लादेश में कानून का शासन स्थापित करना, वहां पर कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करना, हिंदू जो कम्युनिटी के ऊपर हो रहे हमलों को रोकना, और जल्द से जल्द एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जा सके। और इन सारे दायित्वों को पूरा करने में ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। इसी वजह से मेरा भी ऐसा मानना है कि सरकार के जो दिन है वो गिनती के ही हैं। ये जो सरकार है पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य कर रही है, ये अपने दायित्वों को ठीक तरीके से नहीं निभा पा रही है। और ऐसे में इस सरकार का जो भविष्य है वो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं भी देखता हूं कि इनके पैरों तले जो जमीन है वो खिसकती जा रही है, और इनका जो पतन है वो बहुत अवश्यंभावी है। और लेकिन बांग्लादेश की स्थितियों के संदर्भ में मैं अंतर्राष्ट्रीय अगर इस तरह के प्रयासों की बात करूं तो मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो उनको जो आर्थिक मदद है वो रोकी है। भारत की तरफ से भी अनेक सलाहें तो दी गई हैं, कुछ चेतावनियां भी दी गई हैं। और जाहिर है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात को लेकर के एक संकल्पबद्ध तरीके से और अपने प्रयास तेज करने होंगे कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसके ऊपर कैसे लगाम लगाई जाए, क्या ऐसे तरीके अपनाए जाए जिससे कि बांग्लादेश आतंकवाद का गढ़ ना बन जाए। इस तरीके की स्थितियों को डील करने के लिए और अधिक तेज प्रयास करने की आवश्यकता है। तो बांग्लादेश की स्थितियां निसंदेह चिंताजनक हैं, लेकिन जो ये डेविल हंट है इसका पक्षपातपूर्ण रवैया स्पष्ट है, ये सामने है। और ये सरकार जाहिर है कि एक पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करते हुए वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग के समर्थकों को और उनके सदस्यों को टारगेट करने की, उन्हें परसिक्यूट करने की ही कोशिश कर रही है, जो कि बांग्लादेश के भविष्य को और अधिक गर्त में ले जाएगा, उसे और अधिक अंधकार में बनाएगा, उसे पाकिस्तान जैसी स्थितियां बनाने की ये पूरी साजिश चल रही है। और जिसके के खिलाफ जाहिर है कि जो भी प्रयास इसको रोकने के हो सकते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी करना चाहिए। और जो भी ऐसे लोकतंत्र को सपोर्ट देने वाली जो बांग्लादेश के अंदर की शक्तियां हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सपोर्ट भी करना होगा। शेख हसीना भारत में मौजूद हैं, लेकिन जो शेख हसीना के जो समर्थक हैं, अवामी लीग के जो सपोर्टर्स हैं, उनको किस तरीके से ऐसी मदद की दी जा सके जिससे कि वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें उनको मदद मिले। तो इन सारे प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी और अधिक तेज गति से करने की आवश्यकता है। मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, तमाम सारी चीज़ें, स्थिति परिस्थिति देखी जा रही है, ऐसा आभास हो रहा है कि शायद मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट हो जाए और आने वाले समय में चुनाव की आहट दिखाई दे रही है, क्योंकि खालिदा जिया भी पहले मुजीबुर रहमान का जो संग्रहालय तोड़ा गया उसे लेकर उन्होंने शेख हसीना के साथ स्वर में स्वर मिलाए। अब वो मोहम्मद यूनुस पर तो हमलावर हैं,
वो हमलावर शेख हसीना के ऊपर भी हो गई हैं। वो ये आरोप लगा रही हैं कि शेख हसीना भारत में बैठकर बांग्लादेश की राजनीति को, बांग्लादेश को अस्थिर कर रही हैं। मनोज भाई, दरअसल क्या है कि विगत 6 माह कहिए या शाम को 5 फरवरी से जो एक नई बात शुरू उभर करके आई है बांग्लादेश में, अब उसका अंत मुझे नहीं दिख रहा। उसके पीछे कारण ये है कि शुरुआत तो आप किसी चीज को करके उसके जरिए सत्ता तक आ जाते हैं। आवामी लीग पार्टी को बहिष्कृत करके या उसको हटा करके यूनुस सरकार जिस दिन से आई है उस दिन से लॉ एंड ऑर्डर वो कंट्रोल करने में या पब्लिक को समझाने में नाकामयाब रही अपने उद्देश्यों के जरिए। क्योंकि यूनुस का जो कैरेक्टर रहा, अगर आप इससे पहले देखें, देखिए हमारे यहाँ अन्य देश में नाराजगी किसी को हो सकती है, लेकिन अगर सन 1971 में जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश का आंदोलन या उसको की शुरुआत किया, उसकी आजादी की बात का आह्वान किया, अगर उसके घर की तोड़फोड़ शुरू हो जाती है और खत्म किया जाता है तो वहां खालिदा जिया या बाकी किसी लोगों को कोई मतलब शेख हसीना किसी को होता नहीं। और अब ये संभालते नहीं दिख रहा बल्कि बिगड़ते हुए दिख रहा। तो मैंने इसलिए कहा कि शुरुआत अगर आप कर देते हैं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे ऑपरेशन डेविल हंट, मतलब डेविल की बात समझिए, इस्लाम में शैतान किसे कहा जाता है, और वैसा ऑपरेशन चला करके 9-10 हजार 12,000 13,000 लोग को आप गिरफ्तार करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि सर ये वो लोग हैं जो अपदस्थ सरकार के जिसको हमने हटाया और या शेख हसीना जो भारत में आकर के शरण ली हुई है, ये उनके उकसावे, उनके भड़कावे, लेकिन उन लोगों ने बयान दिया है कि अगर हम शेख हसीना को हटा सकते हैं तो हम आपको भी हटा सकते हैं। इसका मतलब वो उस दायरे को, जो यंगस्टर्स हैं, जो छात्र हैं, ये अब उस दायरे को पार कर चुके हैं। क्योंकि देखिए लोकतंत्र में या राजतंत्र में मर्यादा टूटती तो रुकती कहीं नहीं। इसका पड़ोसी एग्जाम्पल हमारा पड़ोसी देश है जो कि हम लगातार देखते हैं कि वहां पर सत्ता पलट कब कैसे होगा और कब किसकी सरकार फिर कहां जाकर के शरण लेगा और कब किसकी फांसी हो जाएगी, कौन जेल में चला जाएगा। मुझे आने वाले समय में मनोज जी बांग्लादेश का हश्र बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। आने वाले समय में बांग्लादेश की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। शोएब चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब चौधरी, एक और वीडियो संदेश जारी किया है शेख हसीना ने, और उस संदेश में सीधे सीधे ये आरोप लगाया गया है कि बांग्लादेश के जितने भी संस्थान हैं वो आतंकवादियों के हवाले किए जा रहे हैं, उन पर कब्जा किया जा रहा है। इस वक्त बांग्लादेश में आतंकी घटनाएं, मैं वापस आऊंगी और वापस आकर सबकी जांच कराऊंगी, और किसी ने ऐसा सोचा नहीं था वो सजा इन आतंकवादियों को दी जाएगी, इन लोगों को दी जाएगी। क्या मोहम्मद यूनुस के चेहरे पर डर है? मनोज भाई, एक खत देखिए, मैं दिखा रहा हूं आप सबको। ये खत कल हिजबुत तहरीर के सेक्रेटरी जनरल मुआजिक हुसैन ने भेजा और कहा कि रमजान के महीने में हिंदू की कोई शादी कोई कम्युनिटी सेंटर में नहीं हो सकते। अगर होगा तो वही कम्युनिटी सेंटर को जला दिया जाएगा। कह रहा है कि रमजान के महीने में हिंदू के कोई शादी ब्याह नहीं हो सकते। हिजबुत तहरीर, मेरे पास खत है, मैं आपको दिखाया जी। और वो भी कह रहा है कि रमजान महीने में हिंदू कोई पूजा लाउड स्पीकर लगा के कर नहीं सकेगा। आपको क्या लगता है बांग्लादेश को यूनुस ने एक जंगी जिहादी देश बना दी? शेख हसीना ने जो कहा सही कहा। और ये जो ऑपरेशन डेविड हंट क्यों गए? सिर्फ अवामी लीग को चुप करवाने के लिए ही ने मनोज भाई। ये हिंदू के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, हिंदू की रेड आइज दिखाने के लिए, डर लगाने के लिए ये ऑपरेशन डेविड हंट। आप कहिए ये जो खत भेजता है कोई देश में, कैसे भेजता है? कहाँ है लॉ एनफोर्समेंट? जिसने ये खत भेजा ही शुड बीन अरेस्टेड। सो कोई तो बात नहीं कर रहा है सिवाय इंडिया न्यूज। ये बड़ी बात है कि कोई बात नहीं कर रहा, कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा। अनुज माथुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अनुज माथुर साहब, मुझे याद है कि जब सरस्वती पूजा हो रही थी उस वक्त मोहम्मद यूनुस ने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात का, सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के विकास में अल्पसंख्यक हिंदुओं का भी योगदान है, अल्पसंख्यक लोगों का भी योगदान है। वो आए, हम सब साथ मिलकर बांग्लादेश का विकास करेंगे। लेकिन एक संकेत ये भी निकल कर आ रहे हैं जिसका जिक्र पत्र के जरिए शोएब चौधरी दिखा रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, खुल्लम खुल्ला अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था इस पर बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी देश इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, और अमेरिका से भी कोई संबंध निकल कर नहीं आ रहा। और बावजूद इसके मोहम्मद यूनुस की वर्तमान की
कार्यवाहक सरकार लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ संकेत दे रही है और जो अत्याचार कर रहा है यह भी बताया जा रहा है कि किसी अगर हिंदू के यहां शादी हो रही है तो उससे कहा जा रहा है कि तुम्हारे यहां शादी है, 5 लाख रुपए दो, वरना एक दिन के लिए जिस लड़की की शादी हो रही है उसे हमें सौंप दो। इस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं और सबके मुंह पर ताला लगा हुआ, सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। कहां है यूएन, कहां है मानवाधिकार संस्थाएं? बिल्कुल मनोज, ये बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से अफसोसनाक बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो लगभग पंगु हो चुकी हैं। कोई भी संस्था हो, चाहे वो यूएनएचआरसी हो या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, उनके पास दांत नहीं है, हाथ नहीं है। वो किसी भी प्रकार से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मसले का समाधान करने में सक्षम मेरे हिसाब से नहीं है। मैं आपको ये बताता हूं, देखिए मोहम्मद यूनुस की समस्या क्या है। मोहम्मद यूनुस की समस्या ये है कि उनको मालूम है कि जिस प्रकार का ब्रेन वॉश वहां के युवाओं का किया गया है जमात के द्वारा और आईएसआई के द्वारा, वो कहीं ना कहीं अगर चाहेगा और आपके परफॉर्मेंस से खुश नहीं होगा तो आपको भी वही रास्ता वो दिखाने में सक्षम है जो कि उन्होंने शेख हसीना को दिखाया। और उनको इसी बात के लिए वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से अपने कुर्सी को बचाया जा सके। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में या किसी में कुछ भी कर पाने वाला होता तो मेरे हिसाब से सबसे पहला एक्शन ये होना चाहिए कि मोहम्मद यूनुस का शांति का नोबेल प्राइज, ही शुड बी स्ट्रिप्ड ऑफ दैट नोबेल प्राइज। आप देखें किस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं कि जो वहां के लोग जो कि देश में अस्थिरता फैला रहे, देश में अस्थिरता फैलाने का सबसे बड़ा काम राष्ट्र जो भी उनका डेजिग्नेशन है यूनुस साहब ने स्वयं किया है। वो आर्मी में वेज क्रिएट कर रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले आप ही के चैनल से हमको पता लगा था कि वहां के 74-75 आर्मी ऑफिसर के घर छापे मारे गए हैं। वो आर्मी में वेज क्रिएट कर रहे हैं, आर्मी और पुलिस को एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से देश का सबसे ज्यादा अस्थिर होना तब होता है जब उसकी फोर्सेस में आपस में इश्यूज हो जाएं, और वही वो करने का प्रयास कर रहे हैं। ये फूट डालो और राज करो की नीति नहीं है, ये फूट डालो और देश को बर्बाद करो की नीति है, ये मेरा मानना है। आप देखें किस प्रकार से मोहम्मद यूनुस साहब सरकारी मशीनरी का या किसी भी चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, वो मैंने पहले भी इस शब्द का प्रयोग किया था आपके चैनल पे कि उनको वहां बैठाने में पाकिस्तान की आईएसआई ने मिडवाइफ का रोल प्ले किया था, और वो सिर्फ और सिर्फ वही एक्शंस ले रहे हैं जो कि वो जो मिडवाइफ रही हैं उन्होंने वो उनको लेने के लिए कर रही है। ये देखिए जमात इस्लामी क्या है। जमात इस्लामी वो रेमिनेंट्स हैं कि जिन्होंने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी है, और ये आज इतनी ताकतवर हो गई है कि वो दे कॉलिंग द शॉट्स। वो बांग्लादेश के अंदर पूरा, मुझे लगता है पूरा उनका इन्फ्लुएंस है, पूरा प्रभुत्व उनका है। और फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूं मनोज कि एवरीथिंग इज नॉट गॉन, क्योंकि आज भी बांग्लादेश में बहुत साइजेबल पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इसकी सच्चाई को समझती है। और सच्चाई ये है कि वो पॉपुलेशन जिसने, बांग्लादेश का इतिहास हजारों साल पुराना नहीं है, ये इतिहास ऐसा है कि एक पूरी जनरेशन हमारे सामने बांग्लादेश में मौजूद है जिसने इस त्रासदी को झेला है, जिन्होंने इसको देखा है, जिनके साथ बलात्कार हुए हैं, जिनके घर वालों की साथी संगी साथियों की हत्याएं हुई हैं। 40 लाख लोग उन्होंने मार दिए। जनरल टिक्का खान, बंगाल बुचर ऑफ बंगाल करके आप कभी भी गूगल में जाकर के देख सकते हैं कि जनरल टिक्का खान को बलोचिस्तान से क्यों लाया गया था और उन्होंने क्या किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज को जानने, सुनने, देखने वाले लोग अभी मौजूद हैं, और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनमें जागृति आएगी और ये हालात वहां पर सुधर सकते हैं। ये हालत वहां पर निकल कर आएंगे। संजीव श्रीवास्तव साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, निश्चित तौर पर भारत के विदेश मंत्री ने ये कहा है कि बांग्लादेश तय कर ले कि उसे भारत के साथ रिश्ते रखने हैं या नहीं रखने। इसके बावजूद अभी स्थिति क्या है? हर रोज आप देख रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ बॉर्डर पर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं।
हो सकता है कि आने वाले समय में इस रात की सुबह हो, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, अन्याय हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही। जी जी बिल्कुल मनोज जी, ये बांग्लादेश में जो रेडिकलाइजेशन का, इस्लामाइजेशन का जो कैंसर है, ये अपने जो प्रभाव को बढ़ाता जा रहा है। और लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा कि ये जो कैंसर है वो अपने अभी शुरुआती दौर में है और इसका इलाज किया जा सकता है, इसका इलाज किया ही जाना चाहिए। क्योंकि ये अगर कैंसर जो कट्टर जो वादियों का अगर बढ़ता है, आतंकपरस्त ताकतों का, अतिवादी ताकतों का बढ़ता है, तो ये पूरे बांग्लादेश के भविष्य को नष्ट कर देगा, पूरे बांग्लादेश के भविष्य को वैसा ही बना देगा जैसा कि पाकिस्तान का है, जैसा कि अफगानिस्तान का है, जैसी कि महिलाओं की स्थिति ईरान में देखी जाती है। उस तरीके की स्थितियां ये कट्टरपंथी पैदा कर रहे हैं। और जैसा कि शोएब साहब ने अभी दिखाया, जो ये पत्र दिखाया हिजबुल तहरीर जैसे आतंकी संगठन का, कि अब वो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर इस तरीके की भी फरमान जारी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करने देंगे, वैसा नहीं करने देंगे, महिलाओं के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो ये जो पूरी स्थिति है, ये वहां पर बिगड़ते हुए हालातों का संकेत है, बढ़ते हुए रेडिकलाइजेशन का, बढ़ते हुए इस्लामाइजेशन का संकेत है, जिसके के ऊपर कार्रवाई करने की और इसके ऊपर लगाम लगाए जाने की आवश्यकता है। और इसी वजह से मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार अपील करना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, भारत को भी, अंतर्राष्ट्रीय अन्य राष्ट्रों को भी जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, उन्हें सभी को मिलकर के बांग्लादेश के संदर्भ में ऐसी समन्वित और संकल्पबद्ध नीतियां बनानी होंगी जिसकी की वजह से ये जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं उसके ऊपर लगाम लगे। ये जो कैंसर है इसके ऊपर इसको बढ़ने से रोका जाए और इसका इलाज किए जाने की आवश्यकता है। और इसके लिए अगर सख्त नीतियां भी अपनाने की, जहां भी आवश्यकता है, जहां भी कदम उठाने की आवश्यकता है, उठाए जाने चाहिए, ताकि इस सरकार के ऊपर दबाव बने। ये जो कट्टरपंथी सरकार की आड़ में जो अनेक तरीके की साजिशें रच रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बने। इसको सपोर्ट देने वाली जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, उसके ऊपर दबाव बने। तो मेरा आपको मानना है कि सभी को मिलकर के इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, तभी इस कैंसर को रोका जा सकता है। नहीं तो ये जो एक नया पाकिस्तान जो बनाने की जो साजिश चल रही है, ये भारत के लिए भी बहुत खतरे पैदा करेगा और नया पाकिस्तान नहीं बनने दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश का जो भविष्य है वो शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान लगातार जो है बेहतर से बेहतर होता जा रहा था। बांग्लादेश में अगर मैं फिर से इसकी चर्चा अवश्य करूंगा कि वहां पर रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री ने जिस तरीके की प्रगति हासिल की थी, महिलाओं ने जो उसमें अपनी मिसाल कायम की थी, जो बांग्लादेश की जो GDP लगातार आगे बढ़ रही थी, पर कैपिटा इनकम आगे बढ़ रही थी, वो सारा जो भविष्य अच्छा सुनहरा होता जा रहा था, उसको फिर से रिस्टोर किया जा सकता है। उसे किया जा सकता है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो मोहम्मद यूनुस ने सब कुछ तबाह कर दिया और शायद अब जब नई शुरुआत होगी वो चुनाव के बाद ही होगी, क्योंकि चुनाव के पहले नहीं हो सकती है इस वक्त जो हालत दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा।